नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं कुशाल सोलंकी हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सांवले सपनों की याद। जाबिर हुसैन जी के द्वारा लिखा हुआ एक जीवनी परक जो लिखा गया है सालिम अली पर। इसके संदर्भ में हमने इसके पूर्व के भाग में भी कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। हमने ये जाना था कि वास्तव में लोग जो है वो प्रकृति को प्रकृति की नजर से नहीं देखते हैं, तो उन्हें कितना अधिक नुकसान होता है। ठीक है, वो अपने हित को साधने की पूरी कोशिश करते हैं। हमने इस पाठ के पूर्व भाग में ये भी जाना था कि वास्तव में जब इस इतिहास में जब इतिहास में श्री कृष्ण जो है वो कब आए थे और उन्होंने अपनी किस प्रकार की लीलाओं के माध्यम से पूरे समाज को, गोपियों को, सबको सम्मोहित किया था, वो संभवतया बहुत इतिहास का लंबा समय होगा। लेकिन यदि हम आज भी वृंदावन जाते हैं, तो वृंदावन जाते ही वो सारा का सारा घटनाक्रम जो है वो हमारी आंखों के आगे आ जाता है। हमें यह भी समझ में आ जाता है कि वास्तव में किस प्रकार से श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी के माध्यम से सबको मंत्र मुग्ध किया। ठीक है, वो क्यों पूरा का पूरा घटनाक्रम हमारे सामने आ जाता है। अब यहीं से हमारे पाठ की आज की शुरुआत होगी। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें सालिम अली जो है वो एक पक्षी विज्ञानी है, पक्षी प्रेमी है, और अगर हम बात करें तो वो अपने आप को पक्षियों के प्रति पूर्णतः समर्पित कर देते हैं। पढ़ते हैं आज के इस भाग में, देखते हैं क्या हमारे सालिम अली के बारे में हमें और अधिक जानने को मिल रहा है। ठीक है, मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सती तक पहुंचाने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। मिथकों की दुनिया मतलब अभी तक हम जिस दुनिया के संदर्भ में बात कर रहे थे, श्री कृष्ण के संदर्भ में बात कर रहे थे, उसके उन सवालों का जवाब अगर हमें ढूंढना है, उस जवाबों को ढूंढने से पहले जो है वो अगर हम बात करें तो पहले एक नजर जो है हम कमजोर काया मतलब शरीर, ठीक है, कमजोर शरीर वाले कमजोर शरीर वाले उस व्यक्ति पर डालते हैं। उस एक नजर हम उस व्यक्ति पर डालते हैं जिसका नाम क्या है, जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है सालिम अली। उम्र को शती तक मतलब 100 वर्ष तक, ठीक है, और इसी से आपके शब्द बनता है क्या, शताब्दी। इसी से आपका शब्द क्या बनता है, शताब्दी। ठीक है, शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे, मतलब 100 वर्ष की उम्र पहुंचने में इनके अभी तो कम ही दिन बच रहे थे। ठीक है, कम ही दिन बच रहे थे। अब आते हैं इनके बारे में। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। संभव है लंबी यात्राओं, कह रहे हैं कि इन्होंने जीवन भर में अनेक लंबी यात्राएं की। ठीक है, जीवन भर अनेक लंबी यात्राएं, जीवन भर अनेक लंबी यात्राएं इन्होंने की। ठीक है, पक्षियों की खोज में, पक्षियों की तलाश में, पक्षियों के बारे में और अधिक जानने के लिए उन्होंने लंबी लंबी यात्राएं की, बहुत दूर दूर तक ये गए, बहुत दूर दूर तक ये गए। ठीक है, तो यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो, तो हो सकता है कि उनका शरीर जो है वो कमजोर किस वजह से हुआ है कि उन्होंने बहुत लंबी लंबी यात्राएं की थी। और कैंसर जैसी, और कैंसर उन्होंने क्या हो गया था, कैंसर भी हो गया था, कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी, ठीक है, जानलेवा बीमारी है और लाइलाज, इसका इलाज भी नहीं है। जब तक अगर हम उसको प्रारंभिक अगर अवस्था की अगर हम बात करें तब तक तो संभव है, लेकिन उसके बाद की अगर अवस्थाओं की बात करें तो उसका इलाज संभव नहीं है। तो उस जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, मतलब उनकी मौत का कारण जो है हो सकता है लंबी यात्राओं की वजह से वो कृशकाय हो गए, थक गए। ठीक है, और साथ ही साथ में उन्हें कैंसर बीमारी भी हो गई थी, तो ये उनका मौत का कारण रहा होगा। लेकिन मौत भी जो है अंतिम समय तक मौत भी उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई। मतलब उनकी आंखों में जो पक्षियों के प्रति पक्षियों के प्रति जो स्नेह था,
पक्षियों के प्रति जो प्रेम था उसको मौत भी जो है वो उनकी आंखों से छीन नहीं पाई। भाई वो पक्षियों के प्रति इतने सजग थे, इतने जो है संवेदनशील थे, तो कह रहे हैं कि वो मौत भी जो है वो उनसे उस आंखों की उस रोशनी को, मतलब उनकी आंखों में जिस प्रकार पक्षियों के प्रति चमक थी, उसे पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत प्रति जो समर्पित थी, उसको नहीं छीन पाई। मतलब वो पक्षियों की तलाश करते थे और साथ ही साथ में हिफाजत, हिफाजत का अर्थ हो गया आपका सुरक्षा प्रदान करना। सुरक्षा के प्रति जो उनकी हिफाजत के प्रति जो उनकी समर्पित थी आंखें, मौत भी उसमें से वो रोशनी नहीं छीन पाई। मतलब मौत भी उसमें से वह चीज अलग नहीं कर पाई कि हाँ भाई वह उसमें अपना डर बैठा दे। मतलब उनका जीवन जो है वो लंबी यात्राओं की थकान और साथ ही साथ में कैंसर की बीमारी के कारण जो है वो मौत तक जरूर पहुंचा, लेकिन मौत में मतलब ये नहीं था कि उन्हें कैंसर का डर हो गया, उनकी आंखों में वो डर देखने को मिला। नहीं, उनकी आंखों में वही रोशनी थी जिसके माध्यम से वही, अगर हम बात करें, वही आशा थी कि हाँ भाई मैं अपना पूरा जीवन जो है वो पक्षियों की तलाश करते हुए और उनकी हिफाजत में समर्पित कर दूंगा। तो इस चीज को, इस जिजीविषा को, इस उम्मीद को मौत भी उनकी आंखों में डर नहीं भर पाई। मौत भी उसे उनकी आंखों में ये चीजें मिटा नहीं पाई, उस उम्मीद को मिटा नहीं पाई। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। सालिम अली की आंखों पर जो दूरबीन चढ़ी थी, मतलब पक्षियों की खोज में दूर दूर तक जाते थे, गले में इनके दूरबीन लटकती रहती थी और वो आंखों पर ज्यादातर नजर आती थी। तो ये कह रहे हैं कि वो दूरबीन भी उनकी मौत के बाद ही उतरी होगी। मतलब कहने का अर्थ यह है कि इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो पक्षियों की तलाश में और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित कर दिया। आगे बात यहां पर समझ में? ठीक है, बढ़ता हूं आगे। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो। बर्ड वॉचर, ठीक है, बर्ड वॉचर पक्षियों को देखने वाला शायद ही कोई हुआ हो। सालिम अली जैसा कोई हुआ हो संभव नहीं है। एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उन जैसा बर्ड वाचर मतलब उनके जैसा पक्षियों को देखने वाला संभवतः कोई नहीं रहा होगा। ठीक है, एकांत के क्षणों में अकेले, एकांत मतलब अकेले, एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए। जिस समय वह कभी अकेले होते, अकेले बैठे रहते, तो कई बार उन्हें बिना दूरबीन के भी देखा गया था। दूर क्षितिज तक, क्षितिज जहां पर धरती और आसमान मिलते हुए नजर आते हैं, जो आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम भी है क्षितिज। ठीक है, तो उसमें आप जब आप चित्र देखेंगे तो उसमें नजर आएगा। इसका अर्थ यह होता है जहां तक, जहां धरती और आसमान मिलते हुए नजर आते हैं उसे हम क्षितिज कहते हैं। क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ ऐसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। मतलब उनकी नजरों में इस प्रकार का जादू था कि वह प्रकृति को अपने घेरे में बांधने के लिए लालायित रहते थे। मतलब कहने का अर्थ यहां पर यह है कि प्रकृति को वे प्रकृति को प्रकृति की नजर से देखते थे। इस वजह से उन्होंने प्रकृति को बहुत अच्छे से समझा, पक्षियों को बहुत अच्छे से समझा। ठीक है, सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल थे। मतलब सालिम अली का व्यक्तित्व इस प्रकार का था कि वे प्रकृति को अपने, भाई प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल थे। मतलब कहने का अर्थ यहां पर यह है कि उन्होंने अपना जीवन जो है वो इस प्रकार समर्पित कर दिया था कि प्रकृति भी उनसे जुड़ने लग गई थी। प्रकृति भी उनसे जुड़ने लग गई थी। मतलब एक तो प्रकृति हम पर प्रभाव छोड़ती है, नहीं, उन्होंने प्रकृति पर अपना प्रभाव छोड़ा। इस प्रकार का व्यक्तित्व उनका रहा। आगे बात यहां पर समझ में? ठीक है, बढ़ता हूं आगे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। वास्तव में उनके लिए क्या था? उनके लिए यह था कि प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती पूरी दुनिया बसी हुई है। पूरी दुनिया बसी हुई है, यह उनका विचार था। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। ठीक है,
तो और उन्होंने अपनी एक जिंदगी, एक ऐसी दुनिया बनाई थी जिसमें उनको ये लगा था कि प्रकृति प्रकृति कुछ ना कुछ, बहुत कुछ कहती है, कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ कहती है। और हर एक हंसती खेलती प्रकृति में जो है एक पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई है, और इस प्रकार की दुनिया जो है उन्होंने अपने आसपास में खुद गढ़ी थी, खुद बनाई थी। गढ़ी मतलब बनाना, खुद बनाई थी। और इसमें, और इस प्रकार का जो जीवन उन्होंने जिया, इस जीवन में उनकी साथी जो बनी, कौन बनी उनकी जीवन साथी? कौन? तहमीना। तहमीना उनकी पत्नी। उन्होंने भी उनके इस कार्य के प्रति, उनके इस पक्षियों के प्रति जुनून को समझा, प्रकृति के प्रति जुनून को समझा, और उन्होंने भी उनकी इस दुनिया में पूर्णतः सहयोग दिया। ठीक है। और अगर हम बात करें, तहमीना जो है वो स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी नहीं थी, उन स्कूल के दिनों में उनके साथ में पढ़ती थी। ठीक है। ये तहमीना जिन्होंने उनके इस जीवन को, इस संसार को हरा भरा बनाए रखने में मदद की थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह जी से मिले थे। ठीक है। अपने जीवन की लंबी और रोमांचकारी जीवन जो उनका था, उसमें ढेर सारे अनुभव थे, और उस अनुभव में से एक बार का यहां पर घटनाक्रम आता है। क्या घटनाक्रम आता है? कि सालिम अली जो है वो केरल की केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए, रेगिस्तानी हवा के झोंकों की वजह से जो है वो बर्बाद हो रही थी, उसको बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? वे मिलते हैं उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से। ठीक है। अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह जी से मिले। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानते थे। पर्यावरण के संभावित खतरों को जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। मतलब साइलेंट वैली जो है वो किस प्रकार आपके जो है वो खतरे में आ रही है, यदि इस पर, जब वहां पर अगर हम बात करें उस समय क्या ऐसी स्थिति बनी, उस समय ऐसी स्थिति बनी कि जो साइलेंट वैली है उसके आसपास में जो है वो अनेक जो है वो कारखाने स्थापित किए जा रहे थे, उसकी वजह से उसको उजाड़ने की कोशिश की जा रही थी। तो जो गर्म हवाएं थी, रेगिस्तान की गर्म हवाएं जो है वो पूर्णतः उसको प्रभावित भी कर रही थी। तो इस वजह से जो है वो चौधरी चरण सिंह जी से सालिम अली मिले, और उन्होंने बताया कि इस साइलेंट वैली को बचाना कितना जरूरी है, इस साइलेंट वैली को बचाना कितना जरूरी है, और इसके संदर्भ में उन्होंने मिले और उनसे बात की। तो चौधरी चरण सिंह जी, वो देखो सीधी सी बात है, किसान पुत्र थे और गांव से थे, तो ये बात को बहुत अच्छे से समझ गए कि जिस प्रकार आप मिट्टी पर पानी की पहली बूंद गिरती है उसका कितना अच्छा असर होता है, वो ये बात बहुत अच्छे से समझ गए। और उन्होंने उन्होंने उस साइलेंट वैली पर किए जाने वाले कोई भी प्रयोग थे, कोई भी कार्य थे, उनको रोक लगा दिया था, उनको रोक लगा दी। ठीक है। आगे बात यहां पर समझ में। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कि ना तो अब जो है वो सालिम अली हमारे बीच में है, और ना ही चौधरी चरण सिंह जी हमारे बीच में है। तो अब इस मिट्टी को बचाने के संदर्भ में कौन अपने प्रयास करेगा? क्योंकि यहां पर सालिम अली ने जो साइलेंट वैली को, मतलब वो जो केरल की साइलेंट वैली जो थी वह किस प्रकार नष्ट हो सकती थी, और उसका कितना विषम प्रभाव जो है वो पड़ने वाला था, उसके संदर्भ में जानकारी दी थी। और तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने उसे तुरंत कार्य को रुकवाया था। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि अब इस मिट्टी को, सौंधी मिट्टी को, इस सुगंधित मिट्टी के भाव को समझने वाला कौन रहेगा, जो मिट्टी के प्रति, प्रकृति के प्रति, पक्षियों के प्रति जो है वो इतनी चिंता करेगा और उन्हें बचाने के प्रयास करेगा। आगे बात यहां पर समझ में। ठीक है। आगे कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पेरो। फॉल ऑफ ए स्पेरो। अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीन पर, हिमालय और लद्दाख की जो बर्फीली जमीन पर उन पर रहने वाले जो पक्षी हैं, उनके बारे में कौन चिंता करेगा? मतलब कहने का अर्थ है कि सालिम अली ने अपना जीवन जो है वो पक्षियों के प्रति इस प्रकार समर्पित कर दिया था कि किस प्रकार पक्षियों की सुरक्षा की जाए, कैसे पक्षियों का ध्यान रखा जाए, उन्होंने समस्त वही कार्य किए जिससे
पक्षियों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके, उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके। तो लद्दाख और हिमालय की जो बर्फीली ज़मीन पर रहने वाले पक्षी हैं, उनके बारे में अब चिंता कौन करेगा? सालिम अली ने अपनी एक क्या लिखी थी? आत्मकथा। अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम रखा था उन्होंने फॉल ऑफ ए स्पैरो, एक गौरैया का गिरना। ये इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। मुझे याद आ गया, डीएस लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ असंभव सा है लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। ये उसी प्रकार की बात यहां पर बता रहे हैं। एक ऐसे ही व्यक्ति हुए जिनका नाम था डी एच लॉरेंस। ठीक है, ये अपना ज्यादातर समय जो है वो छत पर बैठने वाली गोरैया जो थी उसके साथ बिताते थे। मतलब अपनी पत्नी से भी ज्यादा समय जो है वो किसके साथ बिताते थे? छत पर बैठने वाली गोरैया के साथ। ठीक है, तो वह उनसे ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में, ठीक है, जब फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया गया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे, तो उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। मतलब उन्होंने ये कहा कि जो लॉरेंस है उनके पति के बारे में, मतलब अपने पति के बारे में मैं स्वयं जो है वो लिखने में असंभव मुझे असंभव सा लग रहा है, असमर्थ महसूस कर रही हूं, लेकिन मेरी छत पर जो गोरैया बैठती थी वह बहुत कुछ उनके बारे में जानती है। तो कहने का अर्थ है कि अधिकांश समय जो है डीएस लॉरेंस का अपना किसके साथ बीतता था? गोरैया के साथ में बीतता था। आगे बात यहां पर समझ में आगे देखिए, मुझसे भी ज्यादा जानती है वो। सॉरी, वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। फ्रीडा लॉरेंस ये कह रही है कि भाई जो लॉरेंस थे, एसडी लॉरेंस जो थे, वो बहुत खुले दिल के व्यक्ति थे, बहुत ही खुले दिल के व्यक्ति थे, सादे दिल आदमी थे और अपना अधिकांश समय जो है वो कहां बिताते थे? गोरैया के साथ छत पर बिताते थे। ठीक है, तो वो कह रहे हैं मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, कि हो सकता है लॉरेंस की यादें जो है वो मेरी हड्डियों में हो, मेरी रगों में हो, लेकिन लेकिन वो क्या कह रही है कि मैं उनके लिए लिखूं, ये कितना कठिन है। मेरे लिए कितना कठिन है कि उसके बारे में अपनी अनुभवों को, अपनी मेरे साथ बिताए हुए पलों को शब्दों का जामा पहनाना, मतलब मैं शब्दों का उनको जामा पहनाऊं, शब्दों में उसको ढाल दूं, लिख कर दूं, ऐसा संभव नहीं हो सकता। मैं उनको लिख कर नहीं दे सकती, मैं बता नहीं सकती। लेकिन वो कहती है कि मुझे यकीन है कि मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में, लॉरेंस के बारे में, और हो सकता है कि हम दोनों के बारे में जो है वो संभवतः बहुत ज्यादा जानती है। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति बहुत ज्यादा खुले दिल वाला व्यक्ति था। अपना सारा समय जो है वो छत पर बैठने वाली गौरैया के साथ ही बिताता था। तो कहने का अर्थ ये जो है कि जो व्यक्ति प्रकृति के साथ में जुड़ते हैं तो संभवतः उनको समझना आम लोगों के बस की बात नहीं होती है। और निश्चित तौर पर यहाँ पर फ्रीडा लॉरेंस जो है वो इस बात को स्पष्ट करना चाहती है कि वो जो इतने खुले दिल वाला व्यक्ति था, तो संभवतः उसके बारे में गोरैया जो है वो भी बहुत अच्छे से बता सकती है। आगे बात समझ में? जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलेकंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वे लॉरेंस की तरह ही नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। जटिल प्राणियों के लिए, मतलब अगर हम बात करें, जो ऐसे व्यक्ति जो केवल और केवल दिमाग से सोचते हैं, प्रकृति को प्रकृति नजर से नहीं देखते हैं, ऐसे जटिल लोगों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। वे हमेशा उनके लिए एक पहेली बने रहेंगे। अब यहाँ पर सालिम अली के संदर्भ में बात हो रही है कि वो बता रहे हैं कि बचपन के दिन थे तो उनकी एयर गन से एक नीले कंठ वाली गोरैया जो है वो घायल होकर गिर गई, और उसी की वजह से उन्होंने अपनी सारी जिंदगी जो है वो एक खोज के नए नए रास्तों की तरफ बढ़ा दी। मतलब उस गोरैया की वजह से वह इतने प्रेरित हुए, उसकी वजह से वे इतने प्रेरित हुए कि वे उन्होंने अपनी सारी जिंदगी
खोज के नए नए रास्तों पर लगा दी, मतलब पक्षियों को समर्पित कर दी। पक्षियों के बारे में ज्यादा ज्यादा जानना, उसके उनको बारे में समझना और उनको तलाश करना, उनकी हिफाजत करना, इसके लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर दी। और यही चीज उन्हें खोज के नए नए रास्तों की ओर ले गई। ये जो गोरैया थी, नीले कंठ वाली गोरैया, जो उनकी एयर गन से घायल होकर गिर गई थी, इसी की वजह से वे सारी जिंदगी खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। वही चीज उन्हें उनकी तरफ ले जा रही थी। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास जो था, वो एक पल के लिए भी डिगा नहीं, कमजोर नहीं पड़ा। वे भी लॉरेंस की तरह, जिस प्रकार लॉरेंस जो व्यक्ति थे, उसी प्रकार वे भी नैसर्गिक, सहज और स्वाभाविक जिंदगी का प्रतिरूप बनकर उभरे थे। मतलब वे भी लॉरेंस की तरह ही बन गए थे, एकदम नैसर्गिक, बहुत सरल जीवन, सादा जीवन, ठीक है, स्वाभाविक जीवन, जिसमें किसी प्रकार के बनावटीपन नहीं था, जिन्होंने अपना जीवन जो है वो पक्षियों को समर्पित कर दिया था। ये सारी बातें, और डीएस लॉरेंस की तरह ही वो नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बनकर उभरे। मतलब वो बहुत ही सहज और स्वाभाविक जिंदगी जीने वाले व्यक्ति थे। उनमें किसी प्रकार का कोई भी दिखावटीपन नहीं था, बनावटीपन नहीं था। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। जो लोग भ्रमणशील स्वभाव के हैं और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नती को साथ लौट आएंगे। ठीक है, सालिम अली जो है वो दुनिया में जो है, इन्होंने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। ठीक है, विशिष्ट पहचान बनाई, मतलब वो जो है वो टापू बनकर नहीं, एक सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय एक अथाह सागर बने। मतलब जिन्होंने जिन्होंने क्या किया, अपने भ्रमणशील स्वभाव और अपनी यायावरी से घुमक्कड़, यायावरी मतलब घुमक्कड़, घुमक्कड़ से जो लोग परिचित है, उन्हें ये मालूम होता है कि सालिम अली आज भी लौट आएंगे। कहने का अर्थ है कि सालिम अली जो है, उन्होंने प्रकृति को इस संदर्भ में, पक्षियों को इस संदर्भ में जाना कि जो है वो पूरे के पूरे एक सागर के रूप में वो उभरे। मतलब एक छोटे टापू के रूप में उन्होंने पहचान नहीं बनाई, उन्होंने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। पक्षी प्रेमी के संदर्भ में वो पक्षियों के बारे में जितना अधिक जानते थे, संभवतया उतना कोई नहीं जानता था। जो लोग उनके उस स्वभाव से, भ्रमणशील स्वभाव से परिचित है, उन्हें ये पता है कि संभवतया आज भी वो दूरबीन लटकाए हुए कहीं पर जो है वो पक्षियों की तलाश में गए हुए हैं और अपने खोजपूर्ण, और देखिए खोजपूर्ण नतीजों को, और जब वे वापस आते थे तो अपने नतीजों के साथ में आते थे, कितनी जानकारियां वो लेकर आते थे। तो पक्षियों के बारे में अपार जानकारियां जब इन्होंने दी, तो इस वजह से ये क्या है कि यहां पर एक टापू बनने के बजाय एक विशिष्ट सागर बनकर उभरे। ठीक है, जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना? जब तक वो नहीं आए लौट कर, तब तो हम उन्हें गया हुआ ही मान सकते हैं। ये नहीं कह सकते, क्या हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही चले गए। जब तक लौट कर नहीं आए, तब तक हम उन्हें क्या है, गया हुआ मान लिया जाए। हम ये मान सकते हैं वो गए हुए हैं, पक्षियों की तलाश में ही गए हुए हैं। मेरी आंखें नम है, जाबिर हुसैन जी कह रही मेरी आंखें नम हो चुकी है जब मैं इस सारी घटनाक्रम को याद करता हूं, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में क्या था, सालिम अली की अंतिम यात्रा में ये जा रहे हैं। ठीक है, सालिम अली की यात्रा है, तो सालिम अली तुम लौटोगे ना, तुम लौट कर आओगे ना, किसी न किसी रूप में फिर से, किसी पक्षी प्रेमी के रूप में हमारे बीच में जरूर आओगे ना। आगे बात यहां पर समझ में आगे, पशु पक्षियों की प्रति चिंता। देखिए ये पाठ जो है वो हमें सबसे ज्यादा जो चीज सिखाता है वो आता है आपके पक्षियों के प्रति प्रेम। ठीक है, यहाँ पर हम जो है वो पक्षियों के प्रति प्रेम जो है वो हमारे मन में होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हम जीवों के प्रति प्रेम करेंगे, जीवों के प्रति चिंतित रहेंगे, तो निश्चित तौर पर वे हमारी अनेक प्रकार से सहायता करते हैं। संभवतया हमें भी सालिम अली की तरह तो नहीं, लेकिन कम से कम उनके प्रतिरूप बनकर, उनके आदर्शों पर चलकर हमें भी पक्षियों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। बढ़ता हूं आज के प्रश्न की तरफ। सालिम अली प्रकृति के साथ कैसा संबंध रखते थे? वे प्रकृति से प्रभावित रहते थे, वे प्रकृति से प्रेम करते थे, वे प्रकृति का संरक्षण करते थे, वे प्रकृति को प्रभावित करते थे। तो सालिम अली प्रकृति को प्रभावित करते थे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, सालिम अली प्रकृति में क्या देखते थे? एक हंसती खेलती प्रकृति, रहस्य रोमांच भरी जिंदगी, पशुओं का आपसी स्नेह, पक्षियों का हंसता खेलता अनजाना संसार।
पक्षियों का हंसता खेलता अनजाना संसार वो यहाँ पर देखा करते थे। आगे बात समझ में। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तहमीना कौन थी? सालिम अली की सहपाठी, सालिम अली की पार्टनर, सालिम अली की सहयोगी, सालिम अली की पत्नी। तो यहाँ पर देखिए सालिम अली की पत्नी जो है वो देखो सहपाठी भी थी, लेकिन यहाँ पर अंत में जो बात आई है मुख्य रूप से पहले क्या आई थी? सालिम अली की जीवन साथी, तो पत्नी के रूप में यहाँ पर वर्णन होगा। ठीक है। फ्रीडा लॉरेंस ने लॉरेंस के बारे में कुछ लिखने का इनकार क्यों कर दिया? वह इसे व्यर्थ मानती थी, वह चाहती थी कि उनकी गौरैया लिखे, वह कुछ भी लिखने में स्वयं को असमर्थ समझती थी, उसे कुछ पता नहीं था। तो वह कुछ भी लिखने में स्वयं को असमर्थ समझती थी। उनका मानना था कि भाई गौरैया जो है वो ज्यादा जानती है, मैं इतना नहीं लिख पाऊंगी। ठीक है, आगे बात समझ में। गौरैया के अधिक जानने से क्या तात्पर्य है? लॉरेंस गौरैया से बहुत प्रेम करते थे। गौरैया लॉरेंस के बहुत अधिक निकट थी। लॉरेंस और गौरैया की आपस में बहुत बनती थी। गौरैया बहुत समझदार थी। गौरैया लॉरेंस के बहुत अधिक निकट थी, बहुत अधिक निकट थी। इसलिए यहां पर कहा गया कि भाई फ्रीडा लॉरेंस ने कहा कि गौरैया जो है वो ज्यादा लॉरेंस के बारे में मेरे से ज्यादा जानती होगी। उम्मीद करता हूं कि आज आपने जो है इस पाठ के माध्यम से सीख लिया होगा कि किस प्रकार एक ऐसे महान व्यक्तित्व है जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो पक्षियों के प्रति समर्पित कर दिया। तो हमें भी उसी महान व्यक्ति से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन का कुछ भाग तो जो है वो जरूर प्रकृति के प्रति, पक्षियों के प्रति, पशुओं के प्रति समर्पित करना चाहिए। आज हमने ये भी जान लिया कि हमारे आसपास में प्रकृति किस प्रकार एक खेलती दुनिया बनाती है, हमें उससे जुड़ना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये पूरा पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का कोई भी संशय आपके मन में नहीं रहा होगा। अब हम मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, इसके नए भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।